हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसका पार्ट 2 में लेके आई हूँ। ठीक है, मैं आगे का चैप्टर इस वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, और बाकी का हम अपने थर्ड पार्ट में कंप्लीट अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वहाँ तक जाना था कि जो हमारे जो अमीनो सेंट्रेसिस होता है वो क्यों रोक दिया गया था और उसका डिसएडवांटेज और मतलब लोग कैसे उसको मिसयूज़ कर रहे थे, वो सब हमने जाना था। अभी हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की, क्योंकि हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एज वी नो। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम देखें तो इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको रोकने के लिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? द रैपिड एंड ड्रास्टिक राइज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट हैज़ ऑकर्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर 100 years between 1959 to 200, the world population increased from 2.5 billion to 6.1 billion people. According to United Nations projections, the world population will be between 7.9 million and 10.9 million by 2050. ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? अचानक से मतलब कि हमारी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अभी हम देखें, इसमें देखा है मैंने, इसमें एक एक लाइन बताई है कि कुछ ईयर में जैसे 1959 से 2000 तक देखें तो जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2.5 बिलियन से कितनी हो गई है? 6.5 बिलियन तक। और अगर हम संदेह लगाएं, अगर हम वो करें कि और देख सकते हैं कि और 2050 तक कितनी हो जाएगी, तो कितनी बता रहे हैं? 10.9 बिलियन हो जाएगी अगर हमने कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, तो ये से हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ग्रोथ इज करंटली टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें क्या करनी पड़ेंगी? दूसरे नेशन से पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेना पड़ेगा और बहुत सारा जैसे अभी जो बना था 1:1 और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और जैसे अभी हमारी स्कीम चली है कि अगर 2 से ज़्यादा किसी फैमिली में बच्चे होते हैं कपल के, तो उनको मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो होती है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वो इसीलिए सब कर रहे हैं ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल अप हो सके। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच वॉज अप्रॉक्सिमेटली 350 बिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रीच केस 2 बिलियन। ठीक है, जब टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान 350 मिलियन थी, अब क्या हो गई है? बिलियन में पहुंच गई है। ठीक है, the rapid increase in population has been due to decline in death rate, mortality rate (MMR) and in IMR, as well as increase in number of people in reproductive age. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे बढ़ क्यों रहे हैं? इसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है हमारे पास? ठीक है, तो ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो डेथ रेट में कम हो गया है, डेथ रेट हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, वहीं पे बर्थ रेट इंक्रीज़ कर रहा है एंड इंक्रीज़ इन MMR एंड IMR। ठीक है, और जो हमारी एज होती है एडोलसेंस की, उसमें भी ज़्यादा मात्रा में क्या लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब कि उनमें ज़्यादा कैटेगरीज़ के लोग आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है? जनरप हो रही है, मतलब राइज हो रही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसी को रोकने के लिए बताया कि लड़कों की एज 21 के बाद कर दी शादी के लिए और लड़कियों की 18, क्योंकि जल्दी शादी हो जाती है, फिर जल्दी बेबीज़ होंगे, फिर और जल्दी होगी, तो जल्दी बढ़ेगा। वैसे ऐसे क्या करता है? टाइम लगता है। ठीक है, ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ सरप्लस ऑफ इट्स बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द बैलेंस ऑफ माइग्रेंट्स एंटरिंग एंड लिविंग द कंट्री। ठीक है, तो देखो हम ग्रोथ रेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ करी है, और हम डाटा दे के वो कर सकते हैं कि कितने लोग बाहर से हमारी इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, मतलब कि बाहर से आए हैं और मतलब इंडिया से बाहर गए हैं। ठीक है, द ग्रोथ, और ये क्या हो सकती है? जो रेट हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ना देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ग्रोथ बर्थ रेट माइनस डेथ रेट।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज स्टिल अराउंड 1.7%, ठीक है, a rate at which Indian population could be 33 years। ठीक है, तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालना है, वो हमें आना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है और मैं क्विक रिवीजन दे रही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ का मतलब कि एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हो, ठीक है ना। स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है, अब हम कैसे जो है ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो जो मैरिजेबल एज वाले लोग हैं ना, देखो 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स 21 ईयर्स, तो मैंने आपको बताया कि जो मैरिज वाली एज है वो हमने कितनी कर दी, लड़कियों के लिए 18 कर दी, लड़कों के लिए 21 कर दी, ठीक है। देन और हम लोगों को जो जिनकी न्यू शादी हो रही है तो हम उनको बता रहे हैं कि स्मॉल फैमिली ही रखें, मतलब जो कपल्स हैं हमारे उनको बता रहे हैं कि उनके अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि 1-2 बच्चे ही रखें, पूरा 10-9 ना करें। द फैमिलीज आर मोटिवेटेड टू कीप द फैमिली साइज स्मॉल बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो हमें फैमिली को ये बताना हो रहा है, हम फैमिली को मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपको क्वाइटिस करना ही है, फिजिकल रिलेशनशिप करना ही है, तो आप एक कॉन्ट्रासेप्टिव लेके यूज़ करो ताकि आपको ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने में आपका योगदान थोड़ा बहुत कम रहे, ठीक है ना। देखो ऐसे कम करने के लिए बहुत सारे नारे भी, मतलब स्लोगन्स भी बनाए गए थे, हम दो हमारे दो, ठीक है, वी टू अवर टू, ठीक है, ताकि लोगों के बीच में इसके ऊपर क्या फैले कि अवेयरनेस फैले, नॉलेज फैले कि हाँ भाई कंट्रोल करना है ना। दूसरा फिर जब ऐसे ही जब इससे हम दो हमारे दो से नहीं बना तो एक और नारा बना गया, 1 इज़ फन, ठीक है, 1 इज़ फन, एक ही बच्चे में मज़ा है, ठीक है। तो ये भी ये जो शहर के लोग होते हैं ये उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव रहा एज़ कम्पेयर टू गांव के लोग, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि सारे लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो गर्ल्स भी अब क्या कर रही हैं कि जॉब करना चाहती है, अगर वो जॉब करेंगी तो चाइल्ड केयर कैसे करेंगी, इसलिए 1 इज़ फन बोला गया है, ठीक है। तो ये 5 मेथड थे जो मैंने आपको बताई, आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नाउ व्हाट इज़ बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल टुडे देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर द फैमिली साइज एट पर्सनल लेवल फॉर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एट अ नेशनल लेवल, ठीक है। तो हमें बर्थ रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हमारी पॉपुलेशन क्या हो पाएगी, कंट्रोल अप हो पाएगी। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और सिस्टम विच अलाउ, ठीक है, प्रिवेंट, मतलब कि ऐसे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई पिल्स हो गई, कोई ऐसा जो हमें प्रेगनेंसी को कंसीव ना करने देती है। अभी आप पढ़ोगे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हमारे लिए मतलब कि अवेलेबल भी हो, इको फ्रेंडली भी हो और मतलब कोई हार्म भी ना करे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। देन ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, ये अगर एक कॉन्ट्रासेप्टिव में इतने सारे फीचर्स हैं तो उसको हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्डोम, ठीक है, जो बहुत क्या है इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और इफ़ेक्टिव भी रहता है और उससे एसटीडीज़ भी नहीं होती हैं, यूको फ्रेंडली भी है, ठीक है, और उसके फेलियर रेट्स भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, अभी कितने मेथड के होते हैं, देखो एक नेचुरल मेथड है, एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, एक इंट्रा यूनिट डिवाइस है, जो यूट्रन मतलब जो यूट्रस होता है उसके अंदर कुछ डिवाइस क्या की जाती हैं, डाली जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी वुमेन जो है प्रेगनेंसी को कंसीव ना करे ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे पिल्स हो गया, सच्ची जो सहेली आई थी वो भी एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थी, ठीक है। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, फिर सर्जिकल मैथड्स, ये सारे मैथड्स हैं हमारे किसके लिए, मेथड ऑफ कंट्रोल। इन सारे मेथड्स को हम प्रेगनेंसी से रोक सकते हैं, जो हमारे क्या करेगा, पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने में हेल्प करेगा। ना नेचुरल मेथड क्या होता है, नेचुरल मेथड क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पहले में क्या होता है, द मैटर वर्क ऑन प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो क्या कहते हैं, ओवम और स्पर्म का मीटिंग करने का जो चांसेस होते हैं उसको अवॉइड कर देना, वो भी नेचुरली तरीके से, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो पीरियोडिक एब्सटेंस क्या हो जाएगा, दिस मेथड इज यूज फॉर 1-3 आइडियाज़, ठीक है, बेस्ड ऑन 3 आइडियाज़। फर्स्टली द वुमेन ओवुलेट 14 days बिफोर मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। देखो इसमें क्या होता है कि देखो
14th डे बिफोर मैंस्ट्रुएशन गिवन और टेकन 2 days, ठीक है। जब उसके पीरियड्स के तुरंत बाद हमें क्या होना चाहिए, फिजिकल नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 और 17 डेज़ का गैप रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे होते हैं तो हमारे जो ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि वो जो ओवम होता है ना, स्पर्म से आसानी से जाके मिल सकता है। सेकेंडली दैट ओवर स्पर्म कैन सर्वाइव इनसाइड अ वुमन फॉर 2 or 3 days, ठीक है। एंड लास्टली दैट एन एग कैन ओनली बी फर्टिलाइज्ड विद इन 24 hours और बिगिन रिलीज्ड फ्रॉम दी ओवरीज, ठीक है। Now, unwanted pregnancy can be checked if couples abstain from the coitus from 10 to 17 days from of menstruation cycle, ठीक है। अगर आप पीरियड्स के बाद 10 से 14 डेज तक खुद को सेव कर रखते हो तो आपको प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है ना। एक और मेथड है हमारा विड्रॉल मेथड। ये क्या होता है कि देखो जो हमारा प्रोसेस रहता है फिजिकल होने का वो सेम रहता है, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम मतलब कि जो क्या करते हैं, पेनिस को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसमें मतलब पार्टनर की मेल ओवम से पहले बाहर निकाल लेते हैं, ताकि उसमें जो होता है सीमेन जो होता है वो अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो इन दिस मेथड coitus टेक प्लेस इन अ नॉर्मल मैनर, बट द पेनिस इज विड्रॉल इमीडिएटली बिफोर इंजेक्शन ऑफ द मेन पार्टनर, ठीक है। मतलब कि आपको कैसे समझाऊँ मैं, मतलब कि जो क्या होता है ओवम होती है, ठीक है, उसमें से हम क्या कहते हैं पेनिस को विड्रॉल कर लेते हैं, जब उससे पहले विड्रॉल कर लेते हैं जब तक हमारा क्या होता है कि जो सीमेन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ना चला जाए, ठीक है। उससे बचा लेते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, उससे पहले से विड्रॉल कर लेते हैं। इसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ता है, इसको बोलते हैं विड्रॉल मैथड, ठीक है। देन लैक्टेशन अमेंटस, इसको क्या बोलते हैं, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओवुलाइजेशन रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है। क्या हो जाता है इसमें, अब्सेंस ड्यूरिंग ऑफ पीरियड्स क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक ये नेचुरल मेथड है। इसमें क्या होता है कि सेकेंड चांस क्या रहते हैं प्रेगनेंसी के ख़त्म हो जाते हैं, और दिस मेथड इज़ गिवन अप टू पीरियड ऑफ 4 to 6 months, ठीक है ना। एक अब एडवांटेज सुन लेते हैं कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं। वुमेन आर एबल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ देयर बॉडी वर्क्स, ठीक है। आप अपनी बॉडी के ऊपर जितना केयर करते हो उसके बारे में समझोगे उतने आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग देती है, हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ, एक अच्छी बात होती है कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, आप नेचुरल वे में करते हो, ठीक है, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। डज नॉट रिक्वायर यूज़ ऑफ एनी ड्रग्स और केमिकल्स, ठीक है, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कोई भी कहता है इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और बट क्या होता है कि रिक्वायर अ कॉपरेशन ऑफ बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर की क्या होनी चाहिए, हेल्प होनी चाहिए, ताकि हाँ वो अलर्ट रहें कि वो सीमेन उनकी बॉडी के अंदर ना जा पाए, ठीक है। कैन बी यूज टू प्रिवेंट ए प्रेगनेंसी एज वेल एज अ कपल कंसीव्स, ठीक है ना। अब हम इसके डिसएडवांटेज, क्योंकि इसके फेलियर रेट बहुत होते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है तो उसको इतना नहीं पता होगा, तो क्या कहता है उसका फेलियर रेट बहुत होते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों पार्टनर की इसेंशियल ज़रूरत होती है, मतलब कि दोनों पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई भी STDs से आपको प्रिवेंट नहीं करता, आप पूरे चांसेस होते हैं कि STDs का ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरी बॉडी से आपकी बॉडी में, ठीक है। एंड नॉट सुटेबल फॉर वुमेन हु हैव इरेडिकेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, ठीक है। आई होप ये नेचुरल मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना। अब बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। इन बैरियर्स मैथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ठीक है। हम बैरियर की मदद से रोकते हैं ओवम ऑफ स्पर्म की मीटिंग को, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये कितने टाइप के होते हैं, देखो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्डम के बारे में, ठीक है। तो आ कॉन्डम इज अ डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इट इज पुस्ड ऑन द मैन अरेस्ट पेनिस एंड फिजिकली ब्लॉक इंसुलेशन सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी ऑफ ए सेक्शुअल पार्टनर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है।
और इसमें क्या होता है कि ये हर जगह यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर फिजिकल रिलेशन में यूज़ ही किया जाता है। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इसमें क्या होता है, ये पेनिस के ऊपर किया जाता है, उसको इजेक्ट किया जाता है पेनिस के ऊपर। और इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसमें ना एक एसटीडीज़ की 100% चांसेस होते हैं कि कोई भी एसटीडीज़ क्या हो सकता है कि दूसरे के मेल पार्टनर में फीमेल में नहीं ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, जितना भी सीमेन निकलता है वो सारा इसी के अंदर रह जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये रबर से बने होते हैं, लैटेक्स के बने होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होता है इसके, देखो ये इनएक्सपेंसिव होता है, इजी टू यूज़ होता है। फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स में हम पढ़ें तो किसी को एलर्जी होती है, किसी को इचिंग होने लगती है, किसी को वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, बस यही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एसटीडीज़ नहीं होती हैं। इसके आगे का हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक हम यहीं पढ़ेंगे जितना मैंने आपको बताया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे हम जानेंगे कि कॉन्डम के अलावा कौन कौन से ऐसे मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, बैरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।